on behalf of Jaipur branch of CIRC of ICI on the webinar on Contemporary 2020. Today is the fifth day of this webinar, and today's topic is Search and Seizure in GST Comprehensive Analysis. So, without wasting so much of time, I would like to invite CA Sachin Jain, Regional Council Member, CIRC, for welcome speech. Thank you, Ashutosh. My friend in Direct Committee of ICI, 24/7 available for everyone, and one of the best speaker on the GST, respected C. Avinash Podarji, my brother, handsome and young and dynamic chairman of Jaipur branch of CIRC, Anil Yadavji, my younger brother, ever smiling personality and energetic moderator of today's session, Ashutosh Lataji, Management Committee member of Jaipur branch, my friends and all distinguished members present here. A very good morning to all of you. It's my pleasure to again interact with you all in this online 7 days webinar series. जैसा कि आप सबको पता है, आज गुरु पूर्णिमा है, अतः इस अवसर पर मैं शुरुआत इन शब्दों से करना चाहूंगा कि रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरु को मैं दिल से सलाम करता हूँ। जमीन से आसमान तक पहुंचाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे गुरु के चरणों में मैं शत प्रणाम करता हूँ। As an ex-officio member of Jaipur branch of CIRC, I extend very warm welcome to a man with astute intellect, quick understanding, and a sharp vision, CA cum advocate cum doctor, Avinash Podarji. He is very good friend of mine, and in 2017-18 में जब हम साथ में इंडायरेक्ट कमेटी में थे, तब हम इनकी इन डेप्थ नॉलेज और इनके फ्रेंडली बिहेवियर का दिल से कायल हो गए थे। तो आज हमें फिर से इनको सुनने का मौका मिला है। मैं अविनाश भाई के लिए कहना चाहूंगा कि कुछ लोग दिल के बहुत खास होते हैं, हर पल दिल के पास होते हैं, खुशियों में शामिल हो या ना हो, गम में हमेशा साथ रहते हैं। लोग उन्हें दोस्त और हम उन्हें अविनाश भाई कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आप सबको पता है कि जीएसटी में रेगुलर नोटिसेस आ रहे हैं और आजकल सीए की भूमिका को लेकर भी डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठा रहा है। आज जो स्थिति है सीए की, वो जीएसटी कंसल्टेंट से बढ़कर, वॉचडॉग से बढ़कर ब्लड हाउंड हो चुकी है। आज हम देख रहे हैं कि रेगुलर बेस पे सर्च एंड सीजर्स हो रहे हैं। फेक इनवॉइसिंग के अंदर सबसे पहले कल्प्रिट आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझा जाता है। तो मैं चाहूंगा अविनाश सर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें गाइड करें कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ताकि हम लोग वहां पर एलिगेशन को फेस कर सके और अपने आप को बचा सके। साथ ही जैसे सर्च एंड सीजर किस प्रोसीजर से हो सकता है, कब हो सकता है, क्या वो सीए के प्रीमिसेस को भी सर्च, वो सब चीजों पे मैं आज थोड़ा सा उनसे प्रकाश चाहूंगा। जैसा मैं एक छोटा सा निवेदन है, जैसा आप सबको पता है, हमने जयपुर ब्रांच के साथ मिलके एक बैंक ऑडिट पे हेल्प डेस्क रेडी किया था, जो कि हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट के टाइम पे लगभग 1 महीना चलाया था, और वो हेल्प डेस्क बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिट लेके आया था। उसी सीरीज में अब हम जीएसटी पे भी एक हेल्प डेस्क लेके आ रहे हैं। जल्दी वो लॉन्च होगी, शायद इसी वीक हो जाए। तो आप लोगों को जो भी जीएसटी से रिलेटेड क्वेरीज हो, परेशानी हो, आप उस जीएसटी हेल्प डेस्क पे एनी टाइम 24/7 आप मेल कर सकते हैं, और आपको विद इन 48 आवर्स हम कोशिश करेंगे आपको उसका रिप्लाई मिल जाए। जैसा आप सबको पता है कि एक सर्च एंड सीजर्स को लेकर बहुत लंबा डिस्कशन होना है, और आज हम 15 मिनट्स ऑलरेडी सेशन लेट है, तो मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। आई कंक्लूडेड माय वर्ड विद दिस, एंड थैंक यू ऑल। जय हिंद, जय आईसीआई। थैंक यू। ओवर टू यू आशुतोष भाई। आशुतोष जी। Thank you so much, Sachin. We are one of the most coolest regional council member of CIRC. And without further proceed, first of all, I would like to thanks also to our Jaipur branch chairman Anil Yadav bhaiya and Kuldeep bhaiya for this amazing webinar, because everyone aware that this is not a usual situations, because जो कोरोना पेंडेमिक है उसी कारण से सिचुएशंस यूजुअल नहीं है, जैसा कि लास्ट प्रीवियस ईयर्स में रहती थी। अभी हम लोग वेबिनार पर स्विच हो चुके हैं, बट कहते हैं कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बट मैं जयपुर ब्रांच कमेटी के लिए कहना चाहूंगा
कि when there is no way, they create their own way. So thanks a lot to Jaipur branch executive committee also. And before inviting our today's speaker, Avinash Podar sir, I would like to brief his introduction. एंड उनके इंट्रोडक्शन में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमने शुरू काफी पहले से एक चीज सुनी है कि कुछ एक प्रीफिक्स होते हैं जिनसे पहले साहब लगता है. हमारे अविनाश सर ने उन प्रीफिक्स में से 3 प्रीफिक्स चुने, डॉक्टर साहब, वकील साहब एंड सीए साहब. ये तीनों इनके नाम से पहले हैं. सो हिज नेम इज डॉक्टर एडवोकेट सीए अविनाश पोदार. He is advocate and insolvency professional, and he is currently practicing as an advocate in the field of indirect taxes, commercial laws, cyber crime. He is based at Ahmedabad and Surat, having branches and associates all over India. He is associated with Messrs. Aswa Legal Advisor LLP, attorney and advocates as founder partner, with Messrs. AAP and Company Chartered Accountants as legal advisor, and with Messrs. VSSK Advisor Private Limited as a director. Apart from this, he is also author of various books on GST and indirect taxes. And अगर मैं बात करूं इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो you can count first BCom, then LLB, then FCA, then PhD in convergence of excise service tax and weight into GST. Then he is also insolvency professional, independent director, DISA, certified financial planner, Microsoft certified professional, and also postgraduate certificate in cybercrime. अब अगर मैं बात करता हूँ इनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की, तो ही इज कंप्लीटेड हिज चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन 2000 with excellent academic records. He has experience of more than 20 years in practice as professional. And he is practicing as a chartered accountant for almost 17 years from 2000 till 2017 in direct as well as indirect taxes. Since April 2017, he is practicing as an advocate, and his area of working and specialization is obviously GST, central excise, custom, service tax, weight, corporate laws, RERA, IBC, and cybercrime. And there are so many things which I will describe, but it will take so much of time. So without wasting so much of time, I would like to invite our amazing speaker, CA Avinash Podar sir. Over to you, sir. Thank you so much, Ashwin. At the outset, first and foremost, I would like to express my gratitude towards the Jaipur branch for giving me this opportunity on this wonderful webinar series of Contemporary 2020, which name per se is so impressive, and the kind of speakers and the kind of efforts have been put in. It shows that the dedication with which Jaipur branch is working. I would like to express my gratitude towards Sachin ji. We certainly are very, very good friends, and we have met for the first time in the IDD committee meetings. And then thereafter, we are in continuous touch. And thanks, Sachin ji, for always being there for me, always supporting me. The topic, because of the paucity of time and the importance of the topic, I'll directly delve into the topic. And the topic which is allotted to me is search and seizure. Friends, we all are aware nowadays the department, GST department per se, whether it is a state or center, irrespective of that fact, the department is behaving very, very aggressively nowadays. Maybe because of 2 reasons. One reason is that a lot of frauds has happened, a lot of fake invoice cases, a lot of what I can say, export refunds which are fraud. A lot of such instances has happened post implementation of GST. That is one of the reasons. Second reason may be because of the dip or because of the droppage of collections of revenue. This also is one of the very important and prominent reasons, because we were already observing this, that the revenue is getting dropped so far as collections of GST is concerned. Then thereafter, this lockdown and the pandemic came, which has caused it further droppage in the revenue, and therefore
Now the department seems to be very aggressive so far as the collections is concerned, and they have started initiating the actions of search and seizure. Now we need to understand, and the idea of today's session and with which I will proceed is, we need to understand whether the actions which they are taking of search and seizure can be taken by them. If at all it can be taken, what can be the circumstances under which such action can be taken? And as Sachinji has already said that now the department is also enforcing, and they are intending to say that a chartered accountant is behind all these frauds, which is very, very unfortunate, because we all are aware, being a professional, being the student of law, we are very much sure that none of us are involved into such kind of activities intentionally or unintentionally. I would say unintentionally also we are not involved. Then there is no question of getting involved intentionally. But department has created a perception. They've started a belief, and that belief is now what I can say, it is percolated, it is now transferred to the belief of the other officers also, that a chartered accountant is involved in all these activities. He is advising the clients how to indulge into such kind of activities, but which as per me is also not correct. When I say a chartered accountant is involved, I'll deliberate into this and then I'll move to the session. This is only a perception. This is only a perception that he is involved. Being a financial advisor, it can be a perception of the department, but we as a professional must assure one thing, that whatever we advise, it has to be within the four corners of the law. I'm reiterating, whatever we advise, it has to be within the four corners of law. If we are following it, then I am of the strong belief that nothing can stop us or no action can be taken against us. The question, another question which have been posed by Sachinji is, can the office of a chartered accountant be searched by the department? Can the GST department come to the office of a chartered accountant and initiate a search action? Let us first try to understand when the search can happen, on what instances, on what events the search action can be taken by the department, and then thereafter we'll try to address this question. So just give me 1 minute to share my screen. Is the screen visible now? Yes, sir. Okay. So the topic is, Yes, sir, it's visible. okay, sir. The topic which is given to me is inspection, search and seizure. Straightway I will dwell with the topic, because what I intend to do is I'll try to cover the topic within a limited time of 1 hour 10 minutes at the most, and then we'll have 15-20 minutes question answers, so that it really becomes worth to all the participants, and they are getting the answers also to the queries which they have. That is the intention. So straightway I'm moving to section 67 of the law. First try to be with me and try to understand the concept, then I'll take you through and I'll run through the sections also. Section 61 is headed as inspection, search and seizure. Now it means that first, inspection can be taken as an action. Second, search and seizure can be taken as an action. When I say inspection, तो हम ये सोच सकते हैं कि इंस्पेक्शन का मतलब है कि यह आपका एक छोटा सर्च से पहले का प्रारूप है. दिस इज एन एक्ट which is not as difficult or as serious as search, but at the same time which is an action which is caused as a preventive action, जो सर्च को इक्वेट नहीं करेगा लेकिन सर्च के जैसा ही है. So we need to understand what is inspection in section 67, what is contemplated in the law. Section 67 subsection 1, let us try to understand this. It says where the proper officer. Now friends, proper officer term is also defined in the law. The topic is very, very relevant as on today for each of the professionals, because department is initiating the action of inspection, search and seizure every now and then without understanding the situation and circumstance and the legal requirements, whether they can invoke such powers or not, and therefore this becomes of great importance and relevance. Where the proper officer, not below the rank of joint commissioner, has reasons to believe, the important is
proper officer. Who is a proper officer? It is defined in CGST Act that the commissioner or the officer who is authorized by him is a proper officer to adjudicate the matters, and he must have reasons to believe. It is conditional. Unless he has reason to believe, the action cannot be initiated. And what should be the reason to believe? That clause a taxable person has suppressed. Now please bear in mind, the term taxable person is also defined in the law. It is defined as a person who is registered or a person who is liable to be registered. The logic why they have included the term taxable person and not the registered person is, there are various instances wherein a person is liable to be registered but he has not taken registration. Shall we leave those persons? Shall we not take action of inspection, search and seizure against those persons? The answer is no. We should take actions against them, and therefore they have included the term taxable person in this particular clause. And they say a taxable person has suppressed any transaction. When I say suppression, what does the term suppression means? Whether it is defined in the law? The answer is no. It is nowhere defined in the law, but yes, you can refer section 74 of the CGST Act. Section 74 explanation 2, it specifies when act is said to be suppressive, or when what is suppression. So a taxable person has suppressed any transaction related to supply of goods or services or both, or the stock of goods in hand, or has claimed input tax credit in excess of his entitlement under this act, or has indulged in contravention of any of the provisions of this act or the rules made thereunder. Now, this is very important, to evade tax under this act. So you need to know that inspection can be done when an authority not below the rank of joint commissioner has a reason to believe. This is very very important friends, because आप एक RTI डाल सकते हो सर, आप एक RTI डाल के पूछ सकते हो अगर आपके पास वो इंस्पेक्शन के लिए सर्च किया रहा है कि भैया तुम्हारे पास क्या रीजन टू बिलीव था, तुम मेरे यहाँ आए क्यों. So he must have reason to believe, which as per me must be recorded, because I have argued few matters before the Honorable Gujarat High Court wherein the court have ordered the person, the authority, to show the reason to believe, which is recorded in writing, that this was the reason to believe because of which I have taken this action. So he must have a reason to believe that a taxable person has suppressed any such transaction or any transaction which is leading to evasion of tax. Very important, sir. It has to lead to evasion of tax. The contravention should be such that it must lead to evasion of tax, or there has to be a situation wherein you have claimed input tax credit in excess of your entitlement. There has to be a situation wherein you have not recorded properly, or you have contravened the rules also. So let me pose a question before all of you. There is a rule which is rule number 18. Rule 18 says that if you are a registered person, then you need to have a signboard which should mention your GST registration number, number one. At a prominent place of your registered premise, you should have this certificate attached. Certificate of registration आपको लगाना है वहाँ पे, और आपके साइन बोर्ड जो आप बाहर लगाओगे उस पे GST नंबर लिखना है. ये रूल 18 में लिखा हुआ है. If I am not following it, 90% of the people are not doing it. Even at मेरी CA ऑफिस के बाहर भी जो है नोटिस जो बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर भी नहीं है. This is a contravention to the rules. This is a contravention. What does the law provide? It says that has indulged in contravention of any provisions of this act or the rules made thereunder. So this is a rule which is contemplated, rule 18 of the CGST rules, and therefore I have violated, I have contravened the provisions of this rule. And since I have contravened the provisions of this rule, I am squarely falling into this clause. But there has to be an intention to evade payment of tax. That is the point which I am trying to raise. If I do not intend to evade payment of tax, मैंने साइन बोर्ड इसलिए नहीं लगाया कि कल मैं वहां पे कोई भी दूसरा बिजनेस कर सकता हूं, या मैं वहां बिजनेस कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं ये पता नहीं चले लोगों को. अगर ये प्रूव हो सकता है कि there was an intention to evade payment of tax, then only the action of inspection can be initiated against me, otherwise not. So the point which I am trying to raise here is merely non-compliance or contravention of any rules will not make me liable to face the action of inspection, because the officer
proper officer not below the rank of joint commissioner must have reason to believe that there is some suppression or there is a contravention with the intent to evade payment of tax. Unless there is the evasion of tax or unless there is intent to evade payment of tax, the action of inspection shall not be or cannot be taken against me. That is my first submission. Second situation wherein the inspection can happen is any person. Now please try to refer the difference between a taxable person and an any person. Taxable person, a person who is registered or liable to be registered. Any person, it includes a taxable person as well as a non-taxable person. Meaning thereby a person who is not registered, who is neither liable to be registered, can also be included in this term, any person. And therefore, the inspection can be taken on any person who is sitting in the country of India, who is there in the country of India, provided he is falling within the clause B of subsection 1 of section 67. So this is again very important. It says any person. So he has a reason to believe that any person engaged in the business of transporting goods or the owner or operator of a warehouse or a godown or any other person, a place, is keeping goods which has escaped assessment or payment of tax or has kept his accounts or goods in such manner as is likely to cause evasion of tax payable under this act. What does it say? पहले क्या लिखा था सर? पहले क्लॉज ए में लिखा था टू इवेड टैक्स अंडर दिस एक्ट. यहां पे लिखा है टू लाइकली टू कॉज. Whether it is causing the evasion of tax or not, that is not relevant. It should, even if it is likely to cause evasion of the tax. यानी अब जो बंदा ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, जो व्यक्ति आपके गुड्स को अपने गोडाउन पे रख रहा है या किसी दूसरी जगह पे रख रहा है जिसके ऊपर टैक्स नहीं भरा गया, ऐसे गुड्स को रख रहा है या अपने बुक्स को या अकाउंट्स को रख रहा है, इस तरीके से रख रहा है जो ये दिखाता है कि वहां पे टैक्स इवेजन हो सकता है, तो भी उस व्यक्ति के प्लेस पे इंस्पेक्शन हो सकता है. नाउ द क्वेश्चन, नाउ we have discussed and we have understood that the action can be taken place against the taxable person if he has suppressed something or there is some evasion of tax, there is some contravention of the provisions of the act or the rules made thereunder, or there is excess availment of the input tax credit, then the inspection can happen. But excess availment be with the intention to evade payment of tax is very important and he must have reason to believe. Dusri situation where he is a transporter, where he is a godown owner, in all those cases also it can happen provided it is likely to cause the evasion of the tax payable. But where this inspection can happen, that is we need to understand now. He may authorize in writing, the proper officer not below the rank of joint commissioner must authorize in writing any other officer of central tax to inspect any places of business. Please bear in mind, friends, it says to inspect any places of business of the taxable person. Friends, place of business is also defined in the law. It has to be the registered place. It can be either the head office or the principal place of business or the additional place of business, but the place of business is specified in the law. So inspect any place of business of the taxable person or the persons engaged in business of transporting goods or the owner or the operator of warehouse or godown or any other place, meaning thereby a place from where you are doing business. The question arises, can an inspection be carried out at your residence? Because it says to inspect any places of business. So the answer, very humble answer can be, yes, it can be done at a place of residence provided you are showing that place of residence as your place of business. Otherwise, in common connotation, no. The answer is no. They cannot enter your place of residence for the purpose of inspection. Kindly note, for the purpose of inspection, I'm not saying for the purpose of search. For the purpose of inspection. So subsection 1 deals with inspection. Moving ahead, subsection 2. Now here we need to be very much attentive. Friends, अगर subsection 2 हमें अगर clear हो जाता है तो काफी सवालों के आंसर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं. What is subsection 2 of section 67? It says, where the proper officer not below the rank of joint commissioner, either pursuant to an inspection carried out under subsection 1 or
otherwise has reasons to believe that any goods liable to confiscation or any documents or books or things which in his opinion, that means the opinion of the officer, shall be useful for or relevant to any proceedings under this act are secreted. This is a very important term. Are secreted in any place, he may authorize in writing any officer of central tax to search and seize, or may himself search and seize such goods, documents, books, or things. Now, I'll take some time, maybe 5 minutes, 7 minutes, in trying to understand and make you understand my views onto it. I'm not sure whether I'm correct or not, but this is my interpretation of this particular law, this particular provision. This clearly contemplates, subsection 2 clearly contemplates in what circumstance the search can be initiated. Please bear in mind, as per me, the search has a very limited scope under GST. It cannot be initiated in any and every situation unless it falls in any of these situations which is contemplated in subsection 2 of section 67. The action of search cannot be ordered, cannot be taken against the person. What does it say? It says the search may be initiated either pursuant to an inspection, meaning thereby आपके यहाँ inspection हुआ, inspection करते समय उसे ये लगा कि नहीं बस भाई इसका तो कुछ और चक्कर भी है, कुछ और इवेजन्स भी है, तो बेटर है कि हम फोकस करें और इस इंस्पेक्शन के एक्शन को जो बहुत लिमिटेड स्कोप में है उसको हम सर्च में कन्वर्ट कर दें और सर्च में कन्वर्ट करके हम और चीजें भी फाइंड आउट करें जो इवेजन को लीड करती है। या जब इंस्पेक्शन में कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बुक्स या डॉक्यूमेंट्स को मेरे को सीज करना है, देन इन दैट केस I can convert or I can expand the scope of that inspection and take an authorization from the proper officer not below the rank of joint commissioner, asking him to authorize the officer to convert the inspection into search. So this is first. तो पहला आपको क्लियर हो गया होगा। मेरे हिसाब से आप सर्च कर सकते हो तो उसका पहला सिचुएशन हो सकता है जब आप सर्च कर सकते हो कि जब आप इंस्पेक्शन कर रहे थे और आपने इंस्पेक्शन को अब आपने सर्च में एडवांस कर दिया या कन्वर्ट कर दिया। दिस इज वन। 2, वेयर एनी गुड्स आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, वेयर एनी गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन आर सीक्रेटेड एट एनी प्लेस। तो आपके कुछ ऐसे गुड्स हैं जो लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन है। आई एम नॉट सेइंग दोज गुड्स आर इलीगल गुड्स व्हिच यू हैव केप्ट। Refer section 130 of the law. Section 130 of the CGST Act provides for situations in which the confiscation of the goods can happen. जैसे आपने देखा कि जब आपके गुड्स डिटेन होते हैं और आप वहाँ नहीं जाते हो छुड़ाने के लिए 129 में पेनल्टी नहीं भरते हो तो 130 में कॉन्फिस्केट कर लिए जाते हैं। इसी तरीके से आपके गुड्स विदाउट एनी लेबलिंग किसी जगह पे पड़े हुए हैं, उसको कोई क्लेम करने वाला नहीं है। कोई ऐसे गुड्स पड़े हुए हैं जिसके ऊपर टैक्स की पेमेंट नहीं हुई हुई, ये सारे जो गुड्स हैं ये लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन है। तो ऐसे गुड्स अगर पड़े हों, कहीं आपने छुपा रखे हो, तो आपके यहाँ सर्च हो सकती है। ठीक है, ये दूसरा। तीसरा, जहां पे डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स छुपा रखे हो, वहां सर्च हो सकती है। यानी आप इंस्पेक्शन के लिए आए, आपको पता चला साहब कि ये जो ऑफिशियल प्लेस है अविनाश के ऑफिस का, यहाँ पे तो कुछ चीजें छुपाई हुई नहीं है, लेकिन जो रेलेवेंट आप ढूंढ रहे थे या जो इन्फॉर्मेशन आपके पास थी या रीजन टू बिलीव था, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इसके किसी दूसरे प्लेस में, बाजू वाले ऑफिस में, बगल में जो दूसरा ऑफिस है वहां पे छुपा रखी है इसने, तो आप वैसे तो एंटर हो नहीं सकते वहां पे क्योंकि हो सकता है वो किसी दूसरे की प्लेस हो। तो आपको ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी एंड यू विल हैव टू एडवांस दिस इंस्पेक्शन इनटू सर्च, और यू विल हैव टू रेज or point out the reason to believe why you are expecting that these documents or books might be lying on a
neighbor's place, and therefore you need to search that place. So friends, I'm coming back again. Try to be with me and try to understand my perspective into it. I'm not claiming that this is the right perspective, but this is what I'm arguing before courts. And there is an argument of, in case of Mohit Minerals also, which is not adjudicated by the Honorable Gujarat High Court, but it is argued at length that search cannot be initiated in any situation except these three situations. I'm again coming back for refreshing it again and trying to push it to your minds that unless these situations are there, the search action cannot be initiated. One, या तो जब आपने इंस्पेक्शन किया तो आपको लगता था कि नहीं बॉस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है एंड आई नीड टू एडवांस दिस एंड सर्च फॉर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स और सी सर्टेन डॉक्यूमेंट्स or see certain goods, then in that case the inspection can be converted into search. Are you getting this? Because in inspection the power of seizure is not there. The power of seizure is not there. Otherwise you can equate it with search to a larger extent, but the power of seizure is not given to you and therefore you cannot seize the goods. So that can be one of the reasons. Over and above that, there can be multiple reasons for getting or advancement of inspection into search. Number one. Number two, जहां आपके पास ये रीजन टू बिलीव हो, that there are certain goods which are liable to confiscation, or there are certain goods, books, documents or things which as per the opinion of the proper officer are very relevant for the proceedings under this act, and those goods liable to confiscation or those books, documents or things are secreted at some place, then for that place the authorization can be given by the proper officer and the search can be initiated against him. And not only the search can be initiated, but the documents, books, things or goods can be seized. Please bear in mind friends, goods, books, documents or things, ये चार चीजों के अलावा कुछ भी सीज नहीं हो सकता. A very important ruling has been given by Honorable Madhya Pradesh High Court lately. I'll try to touch upon that ruling also, although I'm not satisfied with that ruling, but still, since this is a subject and this is a topic which we are dealing today, I'll surely touch upon that particular issue also. So friends, I think now we are clear on what instance or under what circumstance the action of search can be initiated by the department. Now friends, please appreciate, having said so, it is very clear that non-filing of return can never lead to search. आपके 6 महीने रिटर्न फाइल नहीं करे, 4 महीने रिटर्न फाइल नहीं किए, 3 महीने रिटर्न फाइल नहीं किए, उससे सर्च नहीं इनिशिएट हो सकती सर. प्लीज बी वेरी श्योर. And I am of the view that even inspection cannot be initiated. Because he need to have reason to believe that there was some suppression on the part of the taxpayer which was leading to evasion of tax. Had it been a case that there was a suppression and it was leading to evasion of tax, then inspection can be done under 67(1). Otherwise the inspection also for not filing of returns cannot be done. Let me put an example before all of you. Day before yesterday, one client came to me, or one taxpayer came to me, wherein the departmental officer entered into his premises and they were forcing him to pay the taxes. क्यों फोर्स कर रहे थे? क्योंकि उसने 31 मार्च तक का ही 3B भरा हुआ है. उसके बाद से GSTR 1 उसने सारे भरे हुए हैं, उसकी लायबिलिटी 2 करोड़ से ऊपर है. उसके बाद कलेक्शंस नहीं आ रहा तो पेमेंट नहीं कर पा रहा है. डिपार्टमेंटल ऑफिसर, बिकॉज दे हैव द प्रेशर ऑफ कलेक्शंस and augmentation of the revenue, so they have forced him कि हम आपके पास आए हैं जी 67(1) में, हमारे पास इंस्पेक्शन का पावर है, और जनरली जब वो आते हैं तो वो सर्च की तरह से ही बिहेव करते हैं. 67(1) में आए या 67(2) में आए, वो सर्च के जैसे ही बिहेव करते हैं, पंचनामा ड्रॉ करते हैं और सारी प्रोसीजर वही करते हैं जो आपने सेक्शन 100 ऑफ द क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर में पढ़ा हुआ है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में पढ़ा हुआ है. So they have conducted all those instances and they have forced him to make the payment of tax. The only intention was to make the taxpayer pay the tax. Otherwise they have no clue whatsoever. They were not having any reason to believe that there is any intention to evade the payment of tax. That is something which triggered to my mind
that the inspection action per se is wrong. Because क्या आप please try to understand and appreciate that there is a provision under section 46 of the act. सेक्शन 46 कंटेम्पलेट करता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास रजिस्टर्ड है और वो रिटर्न नहीं भर रहा है, यू इशू अ नोटिस टू हिम, गिव हिम 15 days टाइम. सर आप मेरे यहाँ इंस्पेक्शन करने नहीं आ सकते, आप मेरे यहाँ सर्च इनिशिएट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने रिटर्न नहीं भरे. That nowhere contemplates, that nowhere identifies or determines a point that I was having the intention to evade payment of tax. There was no intention, there was no secretion. I have not secreted anything. There is no goods liable to confiscation. It is merely because of the paucity of money, or because of the what I can say, struggling COVID situation, that I could not accumulate that money and pay it. But I have declared in my GSTR1. It is a clear-cut situation. Although let me go further. हमारा टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्स हो रहा हूं, लेकिन ये बहुत रेलेवेंट लगता है मुझे, इसलिए मैं टच अपॉन कर रहा हूं. मैं रिटर्न क्यों नहीं भर पाया हूं? हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट? सर जीएसटी लॉ में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पार्ट पेमेंट या विदाउट पेमेंट आप रिटर्न भर सको, या आप भर सकते हो. द लॉ itself provides, section 39 itself provides, but unfortunately there are two laws which we are learning. One, the actual act and rules. Two, the GSTN law. It is only GSTN which is restricting. Otherwise the law is not restricting you to take to file the returns with the part payment or the non-payment of tax. You can pay the tax later also along with interest. That is not an issue under this law. But GSTN आपको नहीं फाइल करने देता, इसलिए मैं 5 महीने रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे. और मेरे पास पैसे नहीं थे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इवेजन ऑफ टैक्स कर रहा हूँ. इसका मतलब ये है कि आई एम स्ट्रगलिंग विद the making payment of tax. Although I have declared my liability in GSTR1, allow me to declare my liability in GSTR3B also, which you say as a return. If it is a return, let me file my liabilities. उसके बाद अगर मैं नहीं भर रहा हूँ तो you have clear cut provisions of starting the recoveries against me. Section 79 में आप direct recovery कर सकते हो if it is declared in the return and not paid. There is no question of initiating a search against me. So law says issue a notice under section 46. Once the notice is issued, then thereafter the second step can be, if I have not filed the return even after them that within 15 days, then you have the power of assessment under section 62. आप मेरा best judgment assessment कर दीजिए जो भी material आपके पास available है. Why and on what grounds you are entering into my premises saying that I am authorized by the Joint Commissioner under subsection 1 of section 67 for inspection? You cannot do that unless you have the reason to believe that there is an evasion of tax, or it is likely to evade payment of tax. That is my humble submission. Maybe you might agree to this or you might not agree, but this is a very strong belief I have, and I'm on the basis of this belief I am arguing various matters before the Honorable Gujarat High Court also, and various other courts. Now let me move ahead. So these are three instances wherein the search can be initiated. I am again reiterating, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि I will take much time into subsection 2, because subsection 2 अगर आपको क्लियर हो गया तो पूरा सर्च एंड सीजर आपको क्लियर हो गया, फिर मेरे को बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. सबसेक्शन 2 के हिसाब से 3 सिचुएशन में आपके यहाँ सर्च हो सकती है. पहला, जब आपके यहाँ इंस्पेक्शन चल रहा है और वो कन्वर्ट कर देते हैं सर्च में. दूसरा, जो आपके पास गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन है और वो कहीं आपने छुपा रखे हैं तब. तीसरा, जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स हैं जो बहुत रेलेवेंट है किसी इंक्वायरी के लिए या किसी प्रोसीडिंग्स के लिए इस एक्ट में, और वो आपने कहीं छुपा रखे हैं, तो आपके अगेंस्ट में ऑर्डर हो सकता है, ऑथराइजेशन दिया जा सकता है जॉइंट कमिश्नर के द्वारा या उसके ऊपर की अथॉरिटीज के द्वारा कि आपके प्लेस पे सर्च की जाए और वहां से वो गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स को निकाला जाए और उसको सीज कर लिया जाए. नाउ फ्रेंड्स, द क्वेश्चन व्हिच इज वेरी रिलेवेंट हियर इज, कैन कैश बी सीज्ड एट द टाइम ऑफ सर्च? बहुत जगह हमने ये ओपिनियन दिए, स्ट्रांगली ओपिनियन ले डाउन किया, लेकिन अभी ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक रिसेंटली एक जजमेंट दिया. द जजमेंट इज इन केस ऑफ आई थिंक Kanishka Mata. The judgment has been given by the Honorable Madhya Pradesh High Court Indore bench, Kanishka Mata versus Union of India, wherein it is said by the Honorable Court that yes, the cash can be seized. The facts are different. The fact, it is not a genuine situation. It is not a genuine fact because वहाँ पे कुछ पाकिस्तान से involvement था, कुछ
अननेसेसरली नेसेसरी चीज़ें थी, कुछ ऐसी गुड्स में आप डील कर रहे थे जो गुड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली या सिन गुड्स की में फॉल होता है. So because of those reasons, the court might have let that or given that pronouncement. But now since it is pronounced, it has become more challenging for all of us, because now the department will also start seizing the cash. But otherwise, I am of a strong view that cash cannot be seized. Unless something falls within these 4 situations or 4 terms, the seizure cannot happen. 1, goods. So cash is not goods. Documents, it is not a document. Books, it is not a book. Things, as per me, it is not a thing. There are few judgments also in support of my views. Since it is not the topic of the day, I'll not delve into it. But the Honorable Madhya Pradesh High Court have taken a view that it is falling within the 4 corners of the term things, and therefore it can be seized under GST under the search operations. So there is a seizure of around 66 lakhs in this particular case, Kanishka Mata, which is certainly going to be difficult for us now. A difficult time is ahead. Unless this is challenged further before the Honorable Supreme Court and the order is stayed, or some other contrary judgment is there or is pronounced by some other Honorable High Court. Otherwise, it becomes the binding effect and it is applicable to the across to the entire country. Moving further, provided that where it is not practicable to seize the goods, then symbolic possession ले सकते हैं. The proper officer or any other officer authorized by him may serve on the owner or the custodian of the goods an order that he shall not remove, part with, or otherwise deal with the goods except with the previous permission. So वो एक symbolic possession उसका कर देंगे. उसके लिए एक वो डॉक्यूमेंट इनका INS 02 बनाते हैं, वो सीजर मेमो दे देंगे और बोल देंगे कि ये जो गुड्स है उसमें जरूरी नहीं है कि कुछ मार्किंग करेंगे, ये गुड्स है ये आपको यहीं रखने हैं, यू कैन नॉट यूज दिस गुड्स, यू कैन नॉट डू अवे विद दोस गुड्स unless you seek the prior permission. That is first proviso. Now second proviso is very important. It says provided further that the documents, books or things so seized shall be retained by such officer for so long as may be necessary for their examination and for any inquiry or proceeding under this act. So it is clearly contemplated in the law, sir. Clearly लिखा हुआ है कि आपको जब तक relevant लगे, जब तक आपको लगे कि आपकी प्रोसीडिंग्स में या आपकी इंक्वायरी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट है या बुक्स या थिंग्स जो है वो रेलेवेंट है, तब तक आप उसको रिटेन कर सकते हो. उसके बाद आपको उसको वापस देना पड़ेगा. जनरली मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ कि जनरली कोई भी सर्च होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट, पहले तो ये है कि रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हो या इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, जो भी मिलता है उठा के ले जाते हैं उसको. और ले जाने के बाद फ्रेंड्स मैंने कभी नहीं देखा कि उसको रिटर्न करते हैं. वो रेलेवेंट हो, रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट हो या ना हो, वो उसको कभी रिटर्न नहीं करते. इन सम ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस आई हैव मूव टू द हाई कोर्ट आल्सो वेयरइन दे हैव नॉट आल्सो गिवन द कॉपीज देयर ऑफ. जो वो डॉक्यूमेंट लेके उसकी कॉपीज भी देने के लिए मना कर देते हैं. वो कब मना कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं, इसी सेक्शन में लिखा हुआ है. लेकिन लॉ ये बोलता है कि वो उस बुक्स को, डॉक्यूमेंट्स को, थिंग्स को तब तक रिटेन कर सकता है जब तक कि वो रेलेवेंट है किसी इंक्वायरी के लिए जो वो इस एक्ट में कर रहा है. उसके अलावा वो उसको रिटेन नहीं कर सकता. मूविंग फर्दर, सबसेक्शन 3 बोलता है कि जो डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स जो उसने सीज किए हैं, अगर वो उसके ऊपर रिलाई नहीं करता, अगर वो उन लोगों के ऊपर उन डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स के ऊपर रिलाई नहीं करता, तो इट शैल बी returned back, it shall be returned to such person within a period not exceeding 30 days of the issue of the said notice. तो जब आप नोटिस इशू कर देते हैं pursuant to this action, उसके बाद आप उसको 30 दिन के अंदर आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करने हैं जिनके ऊपर रिलायंस आपने नहीं रखा है, या द डॉक्यूमेंट विच आर नॉट रिलाइड अपॉन. बट आई हैव नेवर सीन दिस action by the department. They are never returning back any goods. Now subsection 4 is very important. There it is giving an additional power of search. आप जब सर्च करने के लिए जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये एक अलमीरा बंद है, ये एक रूम बंद है और ये रूम का कीज ये मुझे नहीं दे रहा है, इस डोर को मुझे नहीं खोलने दे रहा है, तो मेरे हिसाब से ये डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स वहाँ पे आपने छुपाए हुए हैं. तो उस केस में मैं
अपना ये पावर जो सबसेक्शन 4 में कंटेम्पलेट है उसको यूज कर सकता हूँ. द ऑफिसर ऑथराइज्ड अंडर सबसेक्शन 2 शैल हैव द पावर टू सील और ब्रेक ओपन. सील भी कर सकता है और ब्रेक ओपन भी कर सकता है जहाँ पे सीलिंग हो. द डोर of any premises or to break open any almirah, electronic devices, box, receptacle in which any goods, accounts, registers or documents of the person are suspected to be concealed. It is not said that concealed, it is said suspected to be concealed, meaning thereby if in reality it is not concealed, then also on the basis of mere suspicion I can break open the door, I can break open the almirah, I can do anything under the provisions of this act, where access to such premises, almirah, electronic devices, box or receptacle is denied. So if cooperation is not there, if the taxpayer is denying it, then in that case, I do have the liberty, I do have the power to break open the seal or to apply the seal wherever applicable. Yesterday only I was referring to one of the judgments wherein the registered premises was sealed because at the time of search the person was not available, and the authorities have taken a cognizance, taken a call that let us seize this property and will initiate. Otherwise they have the power to break open also, but they have not broken up that. They have put a seal into it because they have the power to seal also. You can refer it. Shall have the power to seal or break open. So they have opted not to break open but to seal it and do the search action in front or in presence of the taxpayer. So either of the two can be opted for. Now subsection 5 which I was referring. Subsection 5 बोलता है साहब कि जनरली जो मेरे डॉक्यूमेंट्स वो लेके जाते हैं उसकी कॉपीज मुझे प्रोवाइड करनी होगी उनको. So it says the person from whose custody the documents are seized, he shall be entitled to make copies. The word used is shall be entitled to make copies thereof or take extracts therefrom. But यहाँ पे एक exception दे दिया है. वो exception last line में आप देखो, where making such copies or taking such extracts may in the opinion of the proper officer prejudicially affect the investigation. अगर copies देने से या उसकी copies बनाने से ऑफिसर का ये ओपिनियन है कि वो प्रेजुडिस क्रिएट करेगा या लॉस या हार्डशिप क्रिएट करेगा, इन्वेस्टिगेशन में दिक्कतें आएंगी, तो वो मना कर सकता है और वो कॉपीज देने से डिनायल भी कर सकता है. मीनिंग देयर बाई द पावर ऑफ डिनायल इज आल्सो गिवन इन द लॉ itself in the section, in the subsection wherein the power to take copies or extracts is given. They have also given an exception wherein they have written that if the officer is of the opinion that providing such copies or the documents can lead to a conclusion which can affect the investigation, then he can deny the provision of copies. Moving further, subsection 6, again a very important section. You might have read through or you might have experienced the provision of section 129, जहाँ पे आपके गुड्स जब ट्रैवल हो रहे होते हैं, ट्रांजिट में होते हैं, ई-वे बिल नहीं होता तो उसको डिटेन कर लेते हैं और उसके ऊपर 129 की पेनल्टी लगा देते हैं. उसी प्रोविजन में लिखा है इट हैज टू बी रेड विद section 67 subsection 6. What is section 67 subsection 6? It says that read with rule 140, it says that अगर आपके पास सीजर हो गया, आपके गुड्स को सीज कर लिया गया, तो आप वो सीजर को प्रोविजनली रिलीज करा सकते हैं. जो गुड्स आपके सीज हो गए हैं उसको आप प्रोविजनली रिलीज करा सकते हैं. कब करा सकते हैं? बाय एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड and a bank guarantee. Now what is the bank guarantee? It is 100% of the tax amount. What is the bond? It is 100% of the value of goods. तो आप बॉन्ड और सिक्योरिटी दोनों प्रोवाइड कर दीजिए तो आपका प्रोविजनली रिलीज हो जाएंगे गुड्स. So subsection 6 deals with the provisional release of goods. It says upon execution of a bond and furnishing of a security in such manner and subject on to such quantum respectively as may be prescribed on payment of applicable tax, interest and or on payment of applicable tax penalty. या तो आप ये बॉन्ड और सिक्योरिटी दे दीजिए या फिर एप्लीकेबल टैक्स और पेनल्टी आप भर दीजिए. तो 67(6) का कॉग्निजेंस लिया गया 129 में भी और 129 क्लियरली कंटेम्पलेट करता है. और आप देखोगे, आप लोगों ने फील भी किया होगा कि जहाँ पे भी इस तरीके के इंस्टेंसेस हुए हैं वहाँ पे हमेशा
पेनल्टी भराई जाती है, उसके बाद गुड्स को छोड़ा जाता है, या 67(6) में आपसे बॉन्ड और सिक्योरिटी लेके गुड्स को छोड़ा जाता है. तो दैट इज द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू रेज हियर. सबसेक्शन 6 इट्स क्लियर कि जहाँ पे भी गुड्स कॉन्फिस्केट किए जाते हैं वहाँ पे उससे आई एम नॉट सेइंग कॉन्फिस्केट, जहाँ पे गुड्स सीज किए जाते हैं वहाँ पे विदिन 6 मंथ्स अगर आप नोटिस नहीं देते उसका तो वो गुड्स को आपको रिलीज करना पड़ता है, और ये 6 महीने का पीरियड 1 साल तक एक्सटेंड हो सकता है. दैट इज 67(7). नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, on the basis of my experience I am sharing this, the department in rarest of the rare circumstance returns back the goods even in case they have not issued the show cause notice within 6 months. They are not returning it. वो क्या करता है 6 महीने के बाद, वो 6 महीने के बाद जो है वो आपको एक कन्फिस्केशन का नोटिस दे देता है, बिकॉज सबसेक्शन 2 में जो हुआ है, और यहाँ सेक्शन आप सेक्शन 67 सबसेक्शन 7 देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि उसको नोटिस देना है in respect of the goods which are seized. So they will issue a notice under section 130 and ask you why these goods should not be confiscated. Now the notice has been issued and therefore within 6 months he has issued the notice. लास्ट डे पे इशू कर देगा और आपको अब गुड्स आपके नहीं मिलेंगे, जो 67(7) को इन्फ्लक्चुअस बना देते हैं एज पर मी. बिकॉज इट शुड बी वेरी कैटेगरीली स्टेटेड कि भैया अगर आपको गुड्स को कन्फिस्केट करने का शोकस देना है तो आप पहले दिन भी दे सकते थे. आपने 6 महीने तक वेट क्यों करा? यहाँ पे जो नोटिस की बात की गई है, मेरा ऐसा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है कि ये नोटिस मेन नोटिस की बात कर रहा है, शोकस नोटिस की 130 के नोटिस की बात नहीं कर रहा है, जैसा जो मैं समझता हूँ. बट मेजॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑफिसर हैव स्टार्टेड फॉलोइंग इट. वो लास्ट डे पे आपको 130 का नोटिस दे देते हैं और कहते हैं जी 67(7) में जो नोटिस की बात की गई है, वी हैव ऑलरेडी इशूड अ नोटिस एंड नाउ वी विल नॉट रिलीज द गुड्स. That could have been done at the very first day itself, that you should have issued a notice within 5 days, 10 days, 15 days, 20 days of the seizure, and you should have asked why these goods could not be confiscated. You have retained the goods, you have seized the goods for 6 months, and after 6 months you are giving a notice for confiscation. What is this? ये तो यही होता है सर. On a lighter note, ना मैं खुद खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा. यानी मैंने गुड्स ऐसे थे जो पेरिशेबल थे, जो 6 महीने रख दिया आपके, तो 100 रुपए के गुड्स की वैल्यू 10 रुपए हो गई. और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उसको कॉन्फिस्केशन का नोटिस दे रहा हूँ, तो मैं कॉन्फिस्केट कर लूंगा, तो ना तो मैं बेचूंगा तो 10 रुपए मुझे मिलेंगे, ना सामने वाले को मिलेंगे. सो दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट, बट द गवर्नमेंट इज फॉलोइंग इट. एनीवेज फ्रेंड्स, सबसेक्शन 8 बोलता है कि जहाँ पे भी पेरिशेबल गुड्स हैं, हैजार्डस गुड्स हैं, वहाँ पे आप उसको डायरेक्ट सप्लाई कर देते हो, सेल कर सकते हो, ऑक्शन कर सकते हो. ये सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं. आई एम नॉट डीलिंग इनटू दैट. सबसेक्शन 10 इज रेलेवेंट. Subsection 10 is very very relevant, and you need to read subsection 10 along with the CRPC. CRPC में section 100 आप पढ़िए. क्या बोल रहा है ये? Code of Criminal Procedure is applicable. The provisions of CRPC relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to search and seizure under this section, subject to modification. that subsection 5 जो उसका है कोड का, सेक्शन 165 का, वहां जो मजिस्ट्रेट वर्ड यूज करता है उसको आप कमिश्नर वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. अदरवाइज द प्रोविजंस आर सेम, एंड द सीआरपीसी नॉर्म्स, सीआरपीसी प्रोविजंस हैज टू बी फॉलोड फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्च. लेट मी पुट एन एग्जांपल. Let me give an example which will make you understand it better. The example is section 100 subsection 4 provides that at the time of initiation, rather I would say before initiation of search, there have to be two independent persons from the locality where the search is being initiated to witness the entire proceedings as a punch. It is a mandate of the provision of the CRPC. आप अगर पंच बुला रहे हैं तो आप कोई मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं कर रहे हैं, आपका मैंडेट है. आपको सर्च एंड सीजर के प्रोविजंस पता होने चाहिए, और सेक्शन 100 सबसेक्शन 4 क्लियरली ले डाउन करता है कि 2 व्यक्तियों को आपको बुलाना पड़ेगा, उसके बाद आप सर्च इनिशिएट करेंगे. डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करता है साहब. जनरली आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट या तो खुद ही अपने पंच ले आता है, या फिर वो पंच सर्च होने के बाद मंगाता है, आपको बोलता है सर्च हो गई जी, अब आप मंगा लो. आप 2 लोगों को बुला लो जिनके ऊपर आप जो आजू बाजू में कहीं रहते हो. अगर आसपास में नहीं रहते तो सेक्शन 100 सबसेक्शन 4 बोलता है कि अगर उस लोकेलिटी में कोई नहीं है तो आप दूसरी लोकेलिटी से भी बुला सकते हो. तो दैट लिबर्टी इज ऑलवेज देयर. बट the point which I am trying to raise is the provisions of CRPC is applicable to the provisions of search and seizure, and any search and seizure which is taken against the taxpayer as per the provisions of section 67 must be within the 4 corners of the provisions of CRPC. It cannot go beyond it.
It cannot go beyond it. They will have to follow it. Moving to subsection 11, friends, where the proper officer has reasons to believe that any person has evaded or is attempting to evade payment of tax, he may he may to be for reasons to be recorded in writing, seize the accounts, register or books or things of such person produced before him, and shall grant a receipt of the same and shall retain the same for so long as may be necessary in connection with any proceedings under this act, rules made thereunder. What does it say? It says कि आपको आपके यहाँ सर्च हो गई मान लेते हैं, अब आपको जी उसने बुला लिया, उसने बुलाया स्टेटमेंट देने के लिए, आप चले गए स्टेटमेंट देने के लिए, उसने साथ में ये भी बोला समन देके कि भैया आप ये नोट्स या डॉक्यूमेंट्स और ले आना, आप डॉक्यूमेंट्स लेके चले गए, सॉरी, आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके चले गए वहां पे, अब उसको लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्स है रजिस्टर जो आप लेके गए हो ये रिलेवेंट है, तो वो उसको भी डिटेन कर सकता है, उन डॉक्यूमेंट्स को रख सकता है, प्रोवाइडेड ही हैज अ रीजन टू बिलीव व्हिच इज रिकॉर्डेड इन राइटिंग दैट ऑन द basis of these reasons I am recording it in writing that these are relevant for my proceedings and therefore I am seizing it. So you can seize that also. He is authorized to do that. And last but not the least, subsection 12 says the commissioner or any officer authorized by him may cause purchase of the document, goods or services. तो ये क्या मतलब हुआ कि आपको अगर कहीं पे सर्च इनिशिएट करनी है, आपको कहीं डाउट है तो आप वहां पे जाके उसके यहाँ से परचेजेस कर सकते हो, उसके यहाँ से सर्विसेज ले सकते हो और देख सकते हो कि वो क्या इनवॉइस दे रहा है, क्या टैक्स रेट लगा रहा है, वो प्रॉपर है या नहीं है, so that you can collect the evidence which is provided in the law itself. The evidence can be collected by an officer who is authorized, and on the basis of such collection of an evidence, you can initiate the action of search under section 67 subsection 2, or you can initiate an inspection under section 67 subsection 1. So friends, this is all about the provisions of search. ये एक केस मैंने लिया हुआ था अनूप सिंह किरीट सिंह सरवैया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, और ये केस कुछ ऐसा था कि I am the owner of the property. I have leased out that property to you. Now, you being a tenant are indulged into some fake activities or some activities which are leading to the reason to believe that the search shall be initiated. Now, what is happening, my dear friends, is आपके टेनेंट के ऊपर डाउट है, वो टेनेंट के ऊपर सर्च करना चाहते हैं, आपका टेनेंट कहीं भाग गया मान लेते हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टी को सील करके चले गए, इस केस में ये है. So they have sealed the property which is belonging to the owner when the action was taken against the tenant. So Honorable गुजरात हाई कोर्ट ने ऐसा बोला कि ठीक है साहब, आपको सर्च एंड सीजर करना है, और आप सीजर किन चीजों का कर सकते हैं आप सीजर कर सकते हैं गुड्स का, बुक्स का, डॉक्यूमेंट्स का या थिंग्स का, ये 4 चीजें आप सीज कर सकते हो. आप एक काम करिए, सील को तोड़िए, बिकॉज ओनर आ गया है, ओनर बोल रहा है मेरी प्रॉपर्टी है, उसके ओनरशिप के प्रूफ्स भी हैं, तो आप उस सील को तोड़िए, आप अंदर जाइए, अगर आपको लगता है कि टेनेंट के कुछ गुड्स, बुक्स या थिंग्स जो सीज कर सकते हो आप, वो वहां पे हैं, तो आप उसको सीज कर लीजिए एंड हैंड ओवर द प्रॉपर्टी और हैंड ओवर द गोडाउन टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. And therefore the officers have to accept the order of the court or the direction of the court, and they have opened the seal, they have initiated the search actions, and this also gives a very strong belief or very strong point to my belief that the search can be initiated only for these limited reasons, that whether it is either it is in pursuant to inspection, or there are goods liable to confiscation which are secreted, or there are books, goods or things which can be made useful for any proceedings under this act and which are secreted at some place, then only the search can be initiated, against otherwise not. This is another case, Paresh Nathalal Chauhan, a very important judgment of Honorable Gujarat High Court. ये व्यक्ति, friends, let me share, ये व्यक्ति आज भी he is behind the bars, आज भी जेल में है ये, लेकिन ये जो केस है ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है. इसके यहाँ सर सर्च करने गए वो. Now while doing this search at his residential premises, the officers stayed there for a period of more than 8 days. आपके यहाँ सर्च करने आए तो आप सर्च किसका करते हो सर? सर्च आप उस प्लेस का करते हो, उस प्रेमाइसेस का करते हो. सर्च कभी भी पर्सन का नहीं होता.
सो अगर अविनाश के घर पे सर्च हो रही है तो इट इज नॉट अ सर्च ऑफ अविनाश, इट इज द सर्च ऑफ premises of अविनाश which is registered or which is not registered, and where you are doubting that there are goods liable to confiscation or there are documents, books or things. It is not against a person, it is not against Avinash. But in this case, Paresh Nathalal Chauhan was not available at his premises, at his residence. He was absconding. Department forced कि आप उसको लेके आओ. अब now he was absconding, so he could not be produced. तो वहां पे 8 दिन जाके रह गए वो. उन्होंने बोला साहब वो जब तक नहीं आएगा तब तक हम सर्च करेंगे, जबकि उनकी सर्च तो पहले दिन ही कंक्लूड हो गई थी. उन्होंने जितनी भी डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स को सीज करना था वो सारा उन्होंने फर्स्ट डे एक जगह इकट्ठा कर लिया था. उसके बाद भी 8 दिन तक वो उसके घर पे रहे. ना ही केवल ऑफिसर्स, लेडी ऑफिसर्स, बट आल्सो पुलिस ऑफिसर्स, वो भी उनके घर पे रहे. एंड इट वाज causing huge harassment to the entire family, and the honorable Gujarat High Court have taken it very very seriously, very very seriously. I will recommend to download this judgment and read it because it's a big judgment, it's a very lengthy judgment, but the court have given clear view that search cannot be of a person, it is of a premise, and therefore you can search the premise in his absence. Prepare the panchnama, uski family members they get it, get the panchnama signed and sign off from the premises. You cannot stay there. So a very strong action was taken. Observation was given by the honorable court. I am reading the last 2 paragraphs of this slide. It says commissioner was asked to inquire into the matter and submit report. Even the secretary of the state was taken into cognizance, and he was also asked to take strict action against the officers. Such activities infringed the fundamental right of citizens under Article 21. Article 21 is right to life of the Constitution, being not backed by any statutory provision. There is no statutory provision कि आप उसके घर पे जाके रह सकते हो. Such action could not be accepted to be done in good faith and could not be protected under 157, and such unauthorized action of concerned officer would tantamount to offense under the Indian Penal Code. कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि ये जो एक्शन इन्होंने लिया है इट इज टेंटामाउंटिंग टू द ऑफेंस अंडर इंडियन पेनल कोड. आईपीसी के अंदर ये ऑफेंस है, एंड देयरफॉर द स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द ऑफिसर्स who have initiated or conducted this search and have been there for more than 8 days, day and night. और शिफ्ट में काम करते थे सर. सुबह एक शिफ्ट के लोग रहते थे, रात को दूसरी शिफ्ट के लोग आ जाते थे. इस तरीके से इन्होंने सर्च करी. This is very unfortunate. It has happened in my state of Gujarat, but this is something, and the honorable Gujarat High Court was very categorically very very strict into this particular judgment. Moving further, friends, वेलेरियस इंडस्ट्रीज, इस जजमेंट में सेक्शन 83 को कंटेम्पलेट किया गया कि सेक्शन 83 में जो आप प्रोविजनल अटैचमेंट करते हो वो कब कर सकते हो. जस्ट आई विल गिव द सम एंड सब्सटेंस, आई विल गो इनटू डिटेल, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल. एंड द सम एंड सब्सटेंस इज दैट दे कैन इनिशिएट द प्रोविजनल अटैचमेंट ओनली एज एन एक्सेप्शनल बट नॉट एज अ रूल. हर केस में, हर सिचुएशन में वो सेक्शन 83 को नहीं कर सकते, प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं कर सकते. अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और उनके पास ये स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव है कि कल ये रिकवरी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तब वो प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं कर सकते. एंड प्रोविजनल अटैचमेंट एज पर मी, द बैंक अकाउंट अटैचमेंट इज द लास्ट रिकोर्स विच द गवर्नमेंट हैज. बट unfortunately I'm sharing this, anyways I'm like having a very bad name so far as my comments are concerned, but let me comment it very politely, or rather very strictly, that the department has started using it as a tool, section 83. और जब मर्जी, जिसकी मर्जी, किसी भी केस में, किसी भी सिचुएशन में, जबकि उसके पास 100 करोड़ की फैक्ट्री पड़ी है, 2 करोड़ की लायबिलिटी आप निकाल रहे हो कि आप बोल रहे हो ये परचेजेज जो किए हैं ये फेक इनवॉइसेस हैं, उसके पास 100 करोड़ की फैक्ट्री पड़ी है, उसके बाद भी आप उसका बैंक अकाउंट अटैच कर लेते हो. एज पर मी द बैंक अकाउंट कैन नॉट बी अटैच्ड, इट हैज टू बी अटैच्ड ओनली एज एन एक्सेप्शन, एंड दैट टू एट द लास्ट रिकोर्स. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है अटैच करने के लिए और आपको कंफर्म है कि ये व्यक्ति भाग जाएगा, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर है, तो ही आप अटैच कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते. मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू है. मूविंग फर्दर, इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट, आई एम नॉट रेफरिंग इट बिकॉज ये वो इंस्पेक्शन की बात कर रहा है कि जब आप गुड्स ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ऑफिसर हैज द पावर टू इंस्पेक्ट. रूल 138 के साथ में ई वे बिल से रिलेटेड है कि अगर जो आपके पास प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स है वो अगर आप कैरी नहीं कर रहे हो, देन द व्हीकल कैन बी डिटेन्ड and the penalties can be levied. So it not touching upon this directly, I am moving to
section 70. I'll just give a glimpse of it, and then we'll move to section 71, and then we'll stop. Friends, section 70 काफी लोग इसमें कंफ्यूज हैं, काफी अलग अलग व्यूज मुझे मिल रहे हैं, और काफी लोगों के अलग अलग व्यूज हैं जो होने भी चाहिए, बट सेक्शन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जो पहले सेक्शन 14 था सेंट्रल एक्साइज का, उसी तरीके से सेक्शन को लिखा गया है. काइंडली अप्रिशिएट व्हाट इज रिटन इन दिस सेक्शन. इट सेज द प्रॉपर ऑफिसर अंडर दिस एक्ट shall have power to summon any person. So any person means ऐसा नहीं है कि कोई भी रोड पे चल रहा है आप उसको समन पकड़ा दोगे, जी आप मेरे पास आओ, मेरे को डॉक्यूमेंट दो या अविनाश के अगेंस्ट में मेरे को स्टेटमेंट दो. नो, that should not be taken as a view. He has the power to issue summon against any person, but when the attendance he considers either to give evidence or to produce a document or any other thing in any inquiry. Now this is very important. In any inquiry in the same manner as provided in by the civil code. So you can issue a summon to a person with whom or for whom you have a reason to believe that he might be containing certain evidences, or he is having certain information which is relevant for the inquiry being carried on by the officer. Then the summon can be issued, otherwise not. अगर उसको लगता ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है और वो समन इशू नहीं कर सकता, उसको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि हाँ मैं अविनाश को समन इशू कर रहा हूँ क्योंकि आशुतोष जी के केस में रेलेवेंट है, अविनाश के पास ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आशुतोष जी के बारे में उसको पता है, तब वो अविनाश को समन इशू कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते. अगर आप यही नहीं बता पा रहे हो तो आप समन इशू नहीं कर सकते हो. इंक्वायरी अगेंस्ट अविनाश, a summon can be issued to Ashutosh ji or to Jatin Harjai bhai or to Anil Yadav ji only when you have certain grounds that he is aware of what Avinash is doing. Otherwise, the summon cannot be issued. This is my humble view. Moving to the last part of the session today, I'll try to complete within 5-7 minutes so that we have the ample time for the question and answers. Section 71. सर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में आर्ग्यू भी कर रहे हैं. yesterday also the matter was on board but somehow it could not be argued completely and now it is posted I think on 11th of September, and 11th of September maybe we'll see some ruling from the Honorable Gujarat High Court pertaining to the difference between section 67 and 71. What does it say? पहले ये समझते हैं कि सेक्शन क्या बोलता है. Section 71 says access to business premises. Access to business premises. Now, the question which I am posing before all of you is it related to the action of section 67, inspection, search and seizure, or it is a standalone provision? As per my view, it is a standalone provision. It is not at all related to section 67, that is inspection, search and seizure. इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर में आपके पास बाय डिफॉल्ट सर्च का एक्शन आ जाता है, इंस्पेक्शन का आ जाता है, और आप बाय डिफॉल्ट एक्सेस कर सकते हो बिजनेस प्रेमाइसेस को या इवन रेसिडेंस को. बट जब हम एक्सेस टू बिजनेस प्रेमाइसेस बोलते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि इट इज नॉट इन पर्सुएंट टू सेक्शन 67. इट इज एन इंडिपेंडेंट प्रोविजन wherein the officer may be authorized by a person, by an officer not below the rank of a joint commissioner, to access the place of business of a registered person, to inspect the books of accounts, documents, computers, computer programs, computer software, blah blah blah, for the purpose of carrying out any audit, scrutiny, verification and checks. My dear friends, आप ये चार एक्शन देखें, none of these actions are investigative actions. These are the administrative actions. आपके यहाँ ऑडिट करानी है, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होता सर. CA is not a bloodhound, he is a watchdog. He is there to check and verify the records which is maintained and kept by the auditee. He is not there to investigate unless it is a forensic audit. So therefore, an audit is for the purpose of verification
of whatever details have been submitted, whether it is properly maintained or not. जब डिपार्टमेंट आपके ऑडिट करने आता है तो सर्च नहीं होता, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है। स्क्रूटनी जब आपके अगेंस्ट में की जाती है और उस स्क्रूटनी को करने के लिए अगर आपके यहाँ एक्सेस दिया जा रहा है आपके प्रीमाइसेस पे, तो इट इज नॉट अ सर्च, इट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन। सो देयरफॉर स्क्रूटनी, वेरिफिकेशन भी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, आपके यहाँ सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करना या चेक करना। सो ये जो 4 टर्म्स है जिसके लिए आप प्रॉपर ऑफिसर आपको ऑथराइज कर रहा है कि आप जाके उसके प्रीमाइसेस को एक्सेस कर सकते हो, ये चारों टर्म्स मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स है। और जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स को यूज करता हूं तो फ्रेंड्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन administrative powers and the investigative powers. What is administrative power and what is investigative powers, and what is the basic difference between these two? I'm just sharing my views. It is not in support with any of the judgments of the honorable courts. It is not in support with any of the past precedences, but this is my view which I have tried to derive it from the reading of the law. To my view, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आर, जब आप ऑडिट करते हो, असेसमेंट करते हो, स्क्रूटनीज करते हो, चेक्स करते हो, वेरिफिकेशन करते हो, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं। इन्वेस्टिगेटिव पावर्स का मतलब जब आप उसके यहाँ सर्च सीजर करते हो, इंस्पेक्शंस करते हो, दैट इज द इन्वेस्टिगेटिव पावर। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में मेरा ऐसा बिलीव है कि जब भी आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर करोगे, यू विल हैव टू सर्व अ नोटिस फर्स्ट। It cannot be a surprise action. This is the point which I am trying to raise. It cannot be a surprise action. You cannot directly access to business premises of any person. You will have to give a notice to him, writing that because of these things, we want to check your computer software, we want to check your program, we want to check these documents, and therefore we want to enter to your premises, and I have an authorization. On this particular day, I'll enter and I'll check this. दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन पावर। ऑडिट करने अपने आप नहीं आ जाता, ऑडिट करने के लिए पहले आपको लेटर भेजता है, नोटिस भेजता है, दैट यू आर अ लकी पर्सन दैट योर केस हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट अंडर सेक्शन 65 ऑफ द लॉ, एंड देयरफॉर दीज आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच मस्ट बी सबमिटेड टू अस, एंड देन देयरआफ्टर विल कम फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। सो ऑडिट करने के लिए वो नोटिस भेजता है सर, स्क्रूटनी करना है नोटिस भेजता है, आपके यहाँ कुछ वेरिफिकेशन करना है नोटिस भेजता है, ऐसे नहीं आ सकता डायरेक्ट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में आपको नोटिस भेजना मैंडेटरी है, और मेरे हिसाब से सेक्शन 71 इज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इट इज नॉट इन्वेस्टिगेटिव पावर, एंड देयरफॉर द ऑफिसर कैन नॉट एंटर योर प्रेमाइसेस unless he gives notice to you. Access to business premises as contemplated under section 71 has to be in line with, has to be supported with a proper authorization and a notice served in advance to the taxpayer, whereas investigating power can directly enable the officer to enter as a surprise check. अगर वो पहले से बताएगा तब तो आप अपने डॉक्यूमेंट छुपा लोगे जो आपने इवेजन्स किए हुए होंगे। यू कैन मैनिपुलेट द डॉक्यूमेंट्स एंड द एविडेंसेस, एंड देयरफॉर वहां पे मौका नहीं मिलेगा आपको कि आपको नोटिस दिया जाएगा, वहां पे वो डायरेक्ट एंटर होगा। सो वी नीड टू अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टिगेटिंग पावर एंड द पावर ऑफ सर्च और द administrative power. So we need to create a distinction between these two things. I have tried to incorporate judgment under also access to business premises under section 71. It says the competent authority has visited the business premises of the person, and he has recovered certain amount from the premise. That certain input tax credit was not allowable, and therefore you are liable to make the payment of the tax. The petitioner or the assessee has filed a writ petition before the honorable court, again the state of Gujarat, and the competent court has directed that the respondent should make the assessment first. आप 73, 74 में पहले आप असेसमेंट करिए उसको, उसके बाद आप रिकवरी की बात करिए। आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। 71 में आपके पास रिकवरी का कोई पावर नहीं है, आपके पास इन्वेस्टिगेटिंग का कोई पावर नहीं है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। तो आप जाके चेक कर सकते हो, और आपको लगता है तो आप शोकॉज नोटिस दीजिए, उसकी एडजुडिकेशन करिए, एंड देयरफॉर the court have directed कि आप 3 महीने के अंदर इसको एडजुडिकेट करिए इस मैटर को, and accordingly then you can collect the payment of tax. These two questions I have posed. First is second I have already answered. First question is, can the amount be recovered under coercion at the time of search in cash or by way of a post dated check? The answer is no. The absolute answer as per my view is no, because
when they are initiating a search, it is merely a preventive action against you. It is nowhere saying that this is the amount which you will have to pay. It is not adjudicated amount, and therefore जब आप section 79 देखते हैं which deals with recovery of tax, it means amount payable. It says amount payable. If there is any amount which is payable, then that can be recovered. Now there is no amount payable. आप तो अभी investigation कर रहे हो, सर्च कर रहे हो. सर्च करने के बाद आप सब चीजों का कॉग्निजेंस लोगे, मेरे स्टेटमेंट्स लोगे, उसके बाद आप डिटरमाइन करोगे, आप शो कॉज नोटिस दोगे, देन यू विल एडजुडिकेट. Once it is adjudicated, then you can say that this is an amount payable unless I proceed for the appeal. Even in that case, I will say that you cannot say that as amount payable and start the recovery proceedings, because I have time limit of 3 months. I have the right to appeal. So unless I deny or I refrain from exercising that right to appeal, you cannot take recovery actions against me even after the amount is payable. So my humble submission to this answer will be, to this question will be, that for the sake of brevity or for the purpose of supporting the action or to buy the peace of mind, if you are making any payment at the time of search, no problem, you can do that. You have full liberty to do that. I am not against it. Agar aap, if you want to buy the peace of mind, then you can pay it under protest or whatsoever manner. But they cannot force you. The point which I'm trying to raise here is, they cannot force you to make the payment of tax at the point in or at the time of search itself. Once the amount get adjudicated, then thereafter they can initiate the recovery. Otherwise, they cannot force you to make the payment of tax either in cash or by way of post direct checks at the time of search. This is my view. Can the cash be seized at the time of search? I already answered. My view is no, it cannot be seized, but we have come across a judgment of the Honorable Madhya Pradesh High Court, wherein the Honorable Court have laid down a principle that yes, the cash can be equated with the term things, and therefore it can be seized. It can be seized at the time of search. Kanishka Mata versus Union of India is the judgment of Honorable Madhya Pradesh High Court recently given. Suresh Bhai Gadeja versus State of Gujarat. Can multiple actions be taken? Can multiple actions be taken or multiple summons be issued against one person? Very briefly, I will try to cover up this. It says, आपका jurisdiction आता है center. You are covered into the central jurisdiction. Can central jurisdiction, also the state jurisdiction, also DGGI at the same point in time, for the same period, for the same issue summons to you? और अगर इशू कर देते हैं तो आप किस किस को जवाब दोगे? सर्च अगर मल्टीपल प्लेसेस पे हो गई या मल्टीपल अथॉरिटीज के द्वारा हो गई, पहले CGST आई, बाद में SGST आई, बाद में DGGI आई, तो कौन सर्च कंटिन्यू करेगा? या आप तीनों जगह जाओगे? Whether you have to approach all the 3 officers and reply back to all those summons, or you are supposed to reply back to 1 officer. तो 5 अक्टूबर 2018 का एक लेटर है जहाँ पे इन्होंने 9th GST काउंसिल मीटिंग के पैराग्राफ 28 का रेफरेंस लिया हुआ है, और वहाँ पे ये बताया है कि भैया जहाँ पे भी मल्टीपल अथॉरिटीज आएंगी और अगर वो एक्शन सर्च का एक्शन है जो इंटेलिजेंस बेस्ड इन्फोर्समेंट एक्शन है, आई एम रिपीटिंग द टर्म, इंटेलिजेंस बेस्ड इन्फोर्समेंट एक्शन है, तो उस सिचुएशन में जिस अथॉरिटी ने सर्च पहले इनिशिएट की थी, वो अथॉरिटी उस सर्च को कंक्लूड करेगा, उस एक्शन को कंक्लूड करेगा या शोकॉज नोटिस इशू करेगा, वॉट एवर एक्शन हैज टू बी टेकन, इट विल बी डन बाय ओनली दैट अथॉरिटी, एंड रेस्ट ऑफ द अथॉरिटीज विल पास ऑन द एंटायर इंफॉर्मेशन और द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू हिम. मीनिंग देयर बाय, इन माय एग्जांपल, अगर CGST मेरे पास पहले सर्च के लिए आता है, बाद में SGST आता है, बाद में DGGI आता है, irrespective of the fact that those 2 departments have came to my premises for the purpose of search for the same period, I am of the view, and this letter also says that, plus GST Council also says that, although cross jurisdiction is allowed in intelligence based enforcement action, but the authority who has initiated this action, enforcement based search action or intelligence based search action, will have to conclude or reach to the logical conclusion. This is the judgment which is given, and there are 2 judgments which I have also argued before the Honorable Gujarat High Court in my favor, Bhavani Textiles and Ambika Creations. With this, friends, I am thankful to the
Pune branch for to Jaipur branch, because morning में I deliberated at Pune branch, so दिमाग में वही चल रहा है. I'm really sorry. To Jaipur branch for giving me this opportunity, and to all the participants for giving me the patience hearing, and I'll be very happy and I'll feel very honored if I can answer few of the questions which are raised by the participants. Thank you, and over to you, Ashutosh ji. Thank you so much. So much, Avinash sir. Sir, there is some queries from the members. Sure, sir. I'm taking it one by one. Sure. So first one is there any tax applicability in GST in case of grant received, and GST applicability in case of research grant? What is the question? Is there any applicability of tax? Tax applicability in GST in case of grant received, and GST applicability in case of research grant. As per me, first and foremost, you need to see what is the supply, whether it is supply or not. Supply has been, I will not say defined, but the scope of supply is mentioned in section 7 of the law. It says that whenever something is done in lieu of a consideration, then the taxability may arise. Now the question is, if you are receiving a grant, now for what you are receiving a grant? You might have supplied some service, you have procured certain goods, जहाँ पे आपको सब्सिडीज मिलती हैं, ग्रांट्स मिलती हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप उसकी क्रेडिट ले रहे हो तो वो जो ग्रांट की वैल्यू है प्रोपोर्शनेट क्रेडिट आपको रिवर्स करनी पड़ेगी. इट मीन्स indirectly I'm saying the applicability of tax will be there, but we'll have to first and foremost identify whether it is in pursuant to a supply or not. If it is not in pursuant to a supply, then I'm afraid there will be no applicability of tax. But if it is in pursuant of a supply and all the ingredients of the supply are met, it says supply includes all forms of supply such as sale, exchange, transfer, license, lease, rental or disposal, made or agreed to be made by a person in consideration, in course or furtherance of business. So if it is in course or furtherance of business and the consideration is there, consideration in the form of grant, then certainly I would say that the tax applicability will be there. Yes, sir. Okay. And another one is whether e-invoicing is compulsory or not in case company is having turnover of more than 500 crores in financial year 18-19, but in the very next year, which is financial year 19-20, turnover is below 500 crore. Sir, first and foremost, let me apologize. I'm not the right person to answer this because I'm not into the what I can say compliance practice. I'm purely into litigation practice. I do not deal into compliance, but I'm a reader of law. As per my reading, it speaks about the previous year turnover, I think. And when it speaks about the previous year turnover exceeding 500 crores, since you do not have a turnover exceeding 500 crores in the previous year, I'm of the belief that e-invoicing may not be mandatory in this case. भले आपका 18-19 में 500 ज़्यादा था, लेकिन 19-20 में 500 से कम था, तो मेरे हिसाब से 2021 के लिए अगर एप्लीकेबिलिटी देख रहे हैं, तो it will be from the perspective of last year's turnover, and therefore if it was less than 500 crores, I think I'm of the view that it will make you out of this e-invoicing requirement, and you will not be required to do that. Yes, sir. And another one is, sir, what precaution a banker oblique client should take when there is request to freeze the bank account of a dealer for non-filing of 3B or non-payment of taxes? You are asking from the banker's perspective? Yeah, from banker's oblique client perspective. See, for client, it is very sure that you cannot do it. Non-payment of liability does not enable you to make provisional attachment of your bank account, because see, provisional attachment has a specific what I can say requirement of the law. It says, section 83 says, where any proceedings is pending under section 62, 63, 64, 67, 73, 74, इन 6 सेक्शंस में अगर कोई आपकी प्रोसीडिंग पेंडिंग है,
तो ही आपके अगेंस्ट में प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और वो भी कब हो सकता है? जब कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन that it is necessary to safeguard the interest of revenue. So just merely because of non-filing of 3B, you cannot reach to a conclusion that it is necessary to attach the bank account, because you will have to issue a notice under section 46 first, then you will have to issue a notice under section 62. Then since the notice under section 62 is pending, or the proceeding under section 62 is pending, you will be eligible to invoke section 83, and then you will have to comply with the condition of section 83, which says that the commissioner is of the opinion that it is necessary in the interest of revenue, to safeguard the interest of revenue, that the attachment should be made. तो आप कर सकते हो, otherwise आप नहीं कर सकते हो. Now so far as banker is concerned, I am of the view that banker has no option. अगर आपके पास एक लेटर आ गया डिपार्टमेंट का, DRC 22 बोलते हैं, DRC 22 अगर आपके पास आ गया कि अविनाश पोद्दार का बैंक अकाउंट आप फ्रीज कर दीजिए, so they may not go for any reason of it. If you have received a letter, you will have to comply with this. So as simple as that, I am of the view that you will have to comply as a banker. But as a client, if the authorities have taken such action, you have every means. Rule 59 sub rule 5 says that you can raise an objection against that attachment. You can write to the commissioner directly, and the commissioner will have to address to that objection within the time limit. And if he feels, generally he will never feel, but if he feels that the objections are correct, then he can release the attachment. Otherwise, the honorable high courts are always there in your support. You can proceed with the writ petition, and the 200% I'm sure that the provisional attachment will go away. Yes, sir. Thank you, sir. And another query is whether GST is leviable on sundry credit written off. Sundry credit written off. What is sundry credit written off? I think it denotes for creditor, right? If I'm not wrong. Meaning thereby I was supposed to pay 1 lakh rupees to Mr. X. I have written it off, and therefore the income tax applicability comes, correct? तो वो 1 लाख रुपए का जो क्रेडिटर मुझे पेमेंट करना था वो मैंने नहीं करा, तो क्या हम ये मान लेंगे कि वो सप्लाई है? मेरे हिसाब से नहीं है सर. Okay. It cannot be equated with a discount or something which is taxable. It is not a supply at all. It is a business, a commercial transaction or commercial agreement which we are entering into, and therefore, as per me, the writing off of the creditors should not be accessible to service tax, to GST. Yes, sir. And so whether payment received from YouTube for video uploaded is liable to GST, and if YouTube is located out of India, whether it shall be treated as export of service. For export of service, you need to satisfy 5 conditions which is contemplated in the IGST Act. Export of service is defined in the law. 5 conditions लिखी गई हैं कि अगर पांचों पूरी हो जाएंगी तो आप माना जाएगा कि भैया आप जो है एक्सपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज का. उसमें एक कंडीशन पहली तो यही है कि भाई जो रेसिपिएंट है वो बाहर होना चाहिए. दूसरी कंडीशन ये है कि भाई आपका पेमेंट जो है कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए. सब चीजें ठीक है. एक कंडीशन ऐसी है दैट द प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया. That is the thing which needs to be satisfied. If you are satisfying that the place of supply is outside India, then I can say that yes, it is an export of service, but otherwise no. मेरे हिसाब से YouTube में जब आप एक सब्सक्राइब YouTube को अगर आप कोई सर्विस देते हो तो आप YouTube को सर्विस नहीं दे रहे हो. जहां तक मैं समझता हूँ YouTube अगर आपको कोई पेमेंट कर रहा है, it is because you are adding to the value of that, and let us presume that you are providing a service to YouTube. Let us presume that you are providing a service to YouTube, so you will have to identify and you will have to locate whether the YouTube is actually getting the services outside India or not. If any of his representative who is in India is there, then I would say that the place of supply will not be outside India and it will be taxable in India. It will not be treated as export of service. मेरा व्यू ये है कि YouTube को जब आप कोई सर्विस देते हो तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं आएगी. दिस इज माय व्यू. Okay, so that's all from my side, and all the queries have been handled very handsomely by you. And now for the thanks note, I am handing over to Anil Yadav, Jaipur branch chairman, sir. Over to you, Anil Yadav, sir.
थैंक यू सो मच आशुतोष। अगर अभी भी किसी क्वेरी बची हो, पेंडिंग हो, तो प्लीज आप रेज हैंड कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी पूछनी हो सर से अभी, तो सर अभी हमारे साथ हैं, तो अगर कोई भी क्वेरी है तो आपके पास ऑप्शन है रेज हैंड का, है चैट बॉक्स के अंदर जाने का। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई क्वेरी रह गई है तो देन आप जयपुर ब्रांच के ऊपर मेल कर सकते हैं। सर से हम टाइम लेके सर से फिर वो मेल के ऊपर सर से रिप्लाई ले लेंगे। श्योर श्योर 100%। थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली जो आपने जो आज प्रेजेंटेशन दिया है तो मेंबर्स को बहुत फायदा हुआ है उससे। नॉट ओनली कुछ जो क्वेरीज हमारे पास भी थी, कुछ जो आई थी, और इवन मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, जयपुर ब्रांच सर जीएसटी हेल्प डेस्क लॉन्च कर रही है। उसमें हम एक मेल आईडी डेडिकेटली हम लोग दे रहे हैं। उसके अंदर जो भी जीएसटी से रिलेटेड क्वेरी होगी उसका हम लोग विद इन 48 आवर्स हम उनको रिप्लाई करेंगे पूरे उसको। तो उसमें भी हम लोग आपको परेशान करने वाले हैं सर आगे। एनी टाइम सर, और इट विल बी माय प्लेजर। और थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बिजी शेड्यूल था आई नो कि, इसलिए हमने सेशन 11 से 11:15 की आज आप मॉर्निंग से आज आप सेशन दे रहे हैं, उसके बाद फिर आपका सेशन है। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू सर। एंड थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू आशुतोष लाटा जी कि आपने टाइम दिया जयपुर ब्रांच के लिए। थैंक्स टू ऑल व्यूअर। और भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज आप हमें बताएं। कल हमारा सेशन स्टार्ट होगा 11 o'clock के ऊपर, जिसमें हम जो स्पेशल जो एग्रीमेंट्स हैं, जैसे बीयूटी एग्रीमेंट हो गया, ट्रस्ट के ऊपर कुछ हो गया, जो स्पेशल ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर वी विल डिस्कस अबाउट द इनकम टैक्स एंड जीएसटी। अलग अलग डिस्कशन नहीं होगा, सेम डिस्कशन होगा कि अगर ये ट्रांजैक्शन है तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर क्या होगा और जीएसटी के ऊपर क्या होगा। एक कंफ्यूजन जो रहता है, जो एक एमएसएमई जो होते हैं, स्मॉल प्रैक्टिशनर जो हैं, क्योंकि उनको ही पूरा जीएसटी भी टैकल करना है, इनकम टैक्स भी टैकल करना है। तो आपकी कोई भी क्वेरी हुई स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड, ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल तैयार रखिए, कल हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और सर की जो भी पीपीटी होगी हम जयपुर ब्रांच की वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड करेंगे और देन हम आपको मेल भी कर देंगे। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच सर। I would like to express my gratitude to the Jaipur branch, to Anil ji, to the entire team, and more specifically Sachin ji and Abhishek ji for coordinating with me, because Abhishek ji has coordinated. So I would like to express my gratitude towards him also. Thank you very much for the opportunity. Thank you, sir. Thank you, sir.